डेली वीडियोस फ्री कोचिंग के लिए भी ज्वाइन करिए हमारा टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अगर आपको डेली वीडियो पीडीएफ नोट्स ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चाहिए तो आप हमारा व्हाट्सएप पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपका 80+ का टारगेट कवर हो जाएगा। तो ये नंबर है, आप इस पर हमें कॉन्टैक्ट और व्हाट्सएप कीजिए। वैदिक पीरियड, तो फ्रेंड्स देखिए, ये स्टार्ट होता है 1000 BC से 600 BC के बीच में। अब देखिए फैक्ट क्या है। अब देखिए अभी तक लोहे का कहीं इस्तेमाल नहीं हुआ था। अब देखिए आयरन एज बिगिनिंग इन इंडिया, यानी कि भारत में लोहे की जो शुरुआत है वो सबसे पहले लेटर वैदिक पीरियड में हुई थी। यानी कि लेटर वैदिक पीरियड यानी कि उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हो चुकी थी। आप देखिए कि जैसे इंटरनेट की आने से, इंटरनेट की खोज से, अब देखिए हमारी जो लाइफ है कितनी आसान हो चुकी है, कितनी उसने एकदम से रेवोल्यूशनरी काम किया है, क्रांतिकारी काम किया है इंटरनेट ने आज के समय में, वर्तमान समय में, है ना, प्रेजेंट टाइम पे। तो ऐसा ही जब लोहे की खोज हुई थी, आयरन की जब खोज हुई थी, तो ऐसा ही जे लोहे ने उस समय क्रांतिकारी जो है वो रेवोल्यूशनरी जो है वो माहौल बना के रखा था। अब देखिए हुआ क्या था, जैसे आजकल इंटरनेट जो है एकदम से फैल गया, तब जब लोहे की खोज हुई थी तो ये सबसे ज़्यादा मशहूर हो गया। ठीक है, लोहे की खोज से जो काम थे वो सारे ही आसान बन गए। आप देखिए कि लेटर वैदिक पीरियड में अगर लोहे की खोज हो रही है तो आज भी लोहे का ही इस्तेमाल होता है हर जगह पे, फैक्ट्रियों में, कई जगह पे मशीनें वगैरह इससे ही। तो देखिए कि लोहा जो है यानी कि आयरन जो है वो कितना हमारे लिए जो है ज़रूरी हो चुका है। अब देखिए वहाँ से खोज हुई थी, अब करते करते अब देखिए अभी तक ये बहुत ज़्यादा सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो लोहे की जब शुरुआत हुई थी, जब लोहे की खोज हुई थी, तो इसने एकदम से रेवोल्यूशनरी काम किया था। सारे ही जो टूल्स वगैरह इससे बनाने शुरू हो गए थे। ठीक है, अब देखिए जोग्राफिकल सब्जेक्ट की बात करें, आपको यही याद रखना है कि जो आयरन है, जो लोहा है, वो लेटर वैदिक पीरियड में इसकी खोज हुई थी। ठीक है, इससे पहले नहीं हुई थी। अब देखिए जोग्राफिकल सब्जेक्ट की बात करें, इनकी भौगोलिक दृष्टिकोण की बात करें, द रिवील दैट आर्यंस एक्सपैंड फ्रॉम पंजाब ओवर होल ऑफ वेस्टर्न यूपी कवर्ड बाय गंगा यमुना द्वाब। अब देखिए जो जो जोग्राफिकल सब्जेक्ट है, जो सबरेंट है, यानी कि जो आर्यंस थे वो कहाँ से कहाँ तक थे। अब देखिए जो जो आर्यन थे, जो आर्य थे, वो पंजाब से लेके पश्चिमी यूपी यानी कि वेस्टर्न यूपी का जो गंगा यमुना वाला जो द्वाब वाला हिस्सा है, वहाँ पे जो और जो एरिया है वहाँ पे ये आर्यन फैले हुए थे, इनकी पंजाब से पश्चिमी यूपी वाले एरिया में। अब देखिए इन द बिगिनिंग दे क्लियर्ड द लैंड बाय बर्निंग, लेटर विद द यूज ऑफ आयरन टूल्स विच बिकम कॉमन बाय 1000 BC टू 800 BC। अब देखिए वो जब लैंड को यानी कि ज़मीन को जब वो साफ़ करते थे, पहले वो उसको बर्निंग यानी कि आग लगा के उसे साफ़ करते थे। ठीक है, यानी कि अगर ज़मीन को साफ़ करना था, पहले वो आग लगाते थे, उसको साफ़ कर देते थे। बाद में जब लोहे की खोज हो चुकी थी तो वो लोहे से यानी कि लोहे से जो वो हथियार बनाए थे उन्होंने, उससे इन्होंने फिर साफ़ करना उससे शुरू हो गया। अब देखिए 1000 BC से 800 BC के बीच में क्या है, जो आयरन है, जो लोहा है, वो आम हो चुका था, कॉमन हो चुका था। इन द लेटर वैदिक पीरियड मैनी ग्रेट सिटी लाइक विदिशा, कौशाम्बी, काशी, अयोध्या, हस्तिनापुर एंड इंद्रप्रस्थ एट्सेट्रा हैड स्प्रंग अप। यानी कि जो देखिए लेटर वैदिक काल में देखें तो जो ये जो सिटी की बात आई है, ये कई जो नए 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 जो शहर हैं ये उभर के सामने आए। ठीक है, आप देखिए कि इससे पहले जो है जो लोग हैं वो कबीलों में रहा करते थे। ठीक है, अब देखिए ये जो शहर निकल के आ रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए शहर निकल के आ रहे हैं, ये शहर बहुत इंपॉर्टेंट है। यही शहर जो है आगे जाके, यही शहर जो है ये किंगडम बनेंगे। ठीक है, आप देख रहे हो ना कि जैसे हमने शुरुआत की थी प्रोटो हिस्ट्री से कि कैसे दुनिया में इंसान आया, करते करते वो कबीलों में पहुंचा, है ना, फिर उसके बाद फिर वो उसने ये शहर बने, फिर उसके बाद वो कैसे वो चला। ठीक है फ्रेंड्स, आप देखिए कि कहाँ से शुरुआत हो रही है, तो धीरे धीरे करते करते ये किंगडम ये बन रही है। पहले देखिए कि क्या था, पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था कि जो राजा था वो कबीले का सरदार जो होता था, किंग होता था, उसे इतना इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी क्योंकि वो लोगों द्वारा चुना जाता था। अब इसमें देखना है कि इसकी इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की। देखिए टीनी ट्राइबल सेटलमेंट वर रिप्लेस बाय स्ट्रॉन्ग किंगडम। अब देखिए जो छोटे छोटे जो आदिवासी जो बस्तियाँ थी, ठीक है, उनको मजबूत राज्य यानी कि जो स्ट्रॉन्ग किंगडम से उसके द्वारा जो है वो बदल दिया गया। यानी कि पहले क्या थे, छोटे छोटे आदिवासी बस्तियाँ थी, बाद में क्या है कि स्ट्रॉन्ग किंगडम्स बनने लग गए। द अर्लीस्ट लेजेंड ऑन द ओरिजिन ऑफ किंगशिप अकर्स इन द अटेरिया ब्राह्मण
वन ऑफ द लेटर वैदिक टेक्स्ट परहैप्स ऑफ द 8th और 7th सेंचुरी BC। अब देखिए जो स्टेट के ओरिजिन के बारे में, यानी कि राज्यों की उत्पत्ति के बारे में सबसे पहले कहाँ कहा गया, सबसे पहले कहा गया है ऐतरेय जो ब्राह्मण है वहाँ पे। ऐतरेय ब्राह्मण क्या है, ये लेटर वैदिक एक टेक्स्ट है, ठीक है, यानी कि एक वैदिक ये टेक्स्ट है, वैदिक ग्रंथ है, ठीक है, वैदिक ग्रंथों में से एक ग्रंथ है ऐतरेय, ठीक है। तो इसमें लिखा गया है इसके किंगडम के बारे में, यानी कि आपको अगर जो किंगशिप के बारे में जानना है, कि राज्य की उत्पत्ति के बारे में जानना है, तो उसके बारे में ऐतरेय ब्राह्मणा में लिखा गया है, जो एक वैदिक ग्रंथ है, ठीक है। उसके बाद ऋग वैदिक काल के दौरान देखिए जो छोटे छोटे राज बने थे, ठीक है। ड्यूरिंग द ऋग वैदिक पीरियड द आर्यंस हैड बिल्ट ओनली स्मॉल किंगडम्स एज दे वर ऑलवेज बिजी फाइटिंग द नॉन आर्यन। अब देखिए जो ऋग वैदिक काल के दौरान क्या था, आर्यों ने केवल, जो आर्य थे उन्होंने केवल छोटे छोटे राज्य बनाए थे, क्योंकि वो हमेशा ही जो गैर आर्य थे, यानी कि जो आर्य नहीं थे, उनसे लड़ने में व्यस्त रहते थे, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद बट नाउ दे हैड क्रश द रेसिस्टेंस ऑफ नॉन आर्यंस एंड हैड एस्टेब्लिश सच पावरफुल किंगडम एज कुरु, पंचाला, कोसाला, मगध, काशी एंड अंगा। अब देखिए इसके बाद क्या आता है कि लेकिन अब देखिए गैर जो आर्य थे उनके प्रतिरोध को कुचल दिया था, यानी कि अब देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है कि उन्होंने सभी को क्रश कर दिया था, यानी कि जो आर्य के अलावा जो नॉन आर्यन थे उन्होंने सभी को कुचल दिया था, सभी को हटा दिया था, और कुरु, पांचाल, कौशल, मगध, काशी, ठीक है, काशी और अंगा, ये जो है ये शक्तिशाली राज्यों की स्थापना हुई थी। यानी कि जो आर्य थे वो बिना, जो गैर आर्य थे, यानी कि जो उनके जैसे नहीं थे, उनसे लड़ते रहते थे। जब उन्होंने लड़ते रहते थे तो ये जो कुरु, पंचाला, कोसाला ये वगैरह है, ये जो शक्तिशाली राज्य हैं ये निकल के आए। होता क्या था कि जैसे देखिए छोटे छोटे कबीले हैं वो आपस में लड़ते थे, तो कबीले लड़ते गए, वो एक कबीला दूसरे से लड़ा, उसने अपने कबीले में उसे शामिल कर लिया, तो करते करते उन्होंने 8-10 कबीले जो अपने एक में शामिल कर लिए, तो उसे एक राज्य का नाम दे दिया गया, ठीक है। तो ऐसे करते करते क्या है, किंगडम्स बनती गई, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए आगे जाके क्या है, 16 किंगडम है जो मेन आई थी, उसमें से ये देखिए इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। आप देखिए कि जो 16 किंगडम है जो उभर के सामने आई थी, उसमें से जो 6 किंगडम है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। 16 महाजनपद हैं, जो 16 किंगडम है उसके बारे में जो बताया गया है, इनमें से ये 6 मेन हैं, ठीक है। अब देखिए पावर्स ऑफ द किंग हु वाज कॉल्ड द सम्राट इंक्रीज। अब देखिए पहले क्या था, सम्राट की जो शक्तियाँ थी, किंग की जो शक्तियाँ थी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। अब देखिए सम्राट की जो शक्तियाँ हैं वो बढ़ चुकी हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो इम्पोर्टेंस ऑफ असेंबली डिक्लाइन। पहले क्या होता था कि असेंबली जो होती थी उनकी इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा होती थी, राजा की इतनी नहीं होती थी, पर अब राजा की इंपॉर्टेंस ज़्यादा है और असेंबली की जो है इंपॉर्टेंस कम हो गई। वुमेन वर नो लॉन्गर परमिटेड टू अटेंड असेंबली एंड द टर्म राष्ट्र इंडिकेटेड टेरिटरी फर्स्ट अपीयर इन दिस पीरियड। अब देखिए जो औरतें हैं, जो महिलाएं हैं, अब उनको विधान सभाओं यानी कि सभाओं में जाने की अनुमति नहीं थी। पहले क्या होता था, जो महिलाएं हैं वो भी सभाओं में पार्टिसिपेट करते थे, ठीक है, अब उनको पार्टिसिपेट करने की अनुमति नहीं थी। और इस दौरान क्या हुआ कि जो राष्ट्र यानी कि जो राष्ट्र का संकेत देने वाले जो टेरिटरी हैं, जो क्षेत्र हैं, वो पहली बार दिखाई दिए। यानी कि पहले क्या था, पहले यहाँ पे था कबीले, फिर बाद में करते करते राज बने, फिर वहाँ से राष्ट्र बन गए, यानी कि कबीलों से राष्ट्र तक का यहाँ पे सफ़र आ गया। इसमें क्या था, महिलाओं की जो स्थिति है वो थोड़ी सी कमज़ोर होने लग गई, उन्हें असेंबली में नहीं जाने दिया गया। उसके बाद जो राष्ट्र हैं उसके लिए हुआ। पहले देखिए जो ये थे ना कबीले वगैरह, अब क्या है यहाँ पे राष्ट्र की बात आई है, ठीक है। राष्ट्र किससे मिलके बना, छोटे छोटे कबीले जीत कर अपने में मिलाने से। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वास्ट एम्पायर लेड टू द ग्रोथ ऑफ द रॉयल पावर। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जो विशाल राज्यों की स्थापना से शाही शक्ति का विकास हुआ। अब देखिए हुआ क्या था, जो एम्पायर था, एम्पायर जो था वो बड़ा हो गया। बड़ा कैसे हुआ, जैसे मैंने आपको बताया, एक कबीला दूसरे कबीले से लड़ा, जब एक कबीला जीत गया उसने दूसरे कबीले को अपने कब्जे में कर लिया, तो धीरे धीरे करते उसने कितने कबीलों के ऊपर कब्जा कर लिया, तो उसे एक राष्ट्र का नाम दे दिया, तो उसने उससे अपना ये राज जो है वो काफ़ी फैला लिया। द सभा एंड द समिति वर नॉट पावरफुल इनफ टू चेक द पावर ऑफ द किंग। अब देखिए जो सभा और समिति थी वो इतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं थी कि वो राजा की जो शक्तियाँ हैं उसके ऊपर रोक लगा सके या राजा की जो शक्तियाँ हैं उसकी
जांच कर सके। अब देखिए सभा समिति का इतना नहीं था, पहले क्या था, लोग अपने राजा को चुनते थे, तो ये किसका काम था, ये समिति का काम होता है, सभा का काम होता है। अब क्या है कि सभा समिति के पास इतनी शक्तियाँ रही नहीं है कि वो राजा की शक्तियों की जांच कर सके, यानी कि इंपॉर्टेंट यहाँ पे किसकी है, राजा की। उसके बाद देखिए द ऑफिस ऑफ द मोनार्क हैड नाउ बिकम मोर और लेस हेरिडेटरी। अब देखिए जो राजा का जो यहाँ पे, अब देखिए जो राजा है यानी कि जो सम्राट है, उसका जो देखिए जो ऑफिस है यानी कि उसका जो कार्यालय है वो वंशानुगत हो गया। वंशानुगत माने कि उसका वह हेरिडेटरी हो गया। पहले क्या था, कबीले के लोग अपने में से एक राजा चुनते थे, अगर वो अच्छा काम ना कर पाए तो उसे हटा के किसी और को बना देते थे। तो ऐसा नहीं था कि एक राजा होगा तो उसका बेटा ही आगे राजा बनेगा, ऐसा नहीं था। पर अब जब राष्ट्र की बात आई है, तब अब जब एक राजा जैसे बना है, उसके मरने के बाद दूसरा उसका बेटा ही उसका राजा बनेगा, ये कि राजा की इंपॉर्टेंस यहाँ पे सबसे ज़्यादा होने लग गई है। ए रेगुलर आर्मी वाज मेंटेन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द किंगडम। देखिए पहले क्या था, स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी। आप ये देखिए कि जो अर्ली वैदिक में जो हमने पढ़ा था ये उससे उलट है, ठीक है। जो हमने अर्ली वैदिक में पढ़ा था ये उससे बिल्कुल उलट है ये, ठीक है, इसके ऑपोजिट है। अब देखिए जो पहले स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी, यहाँ पे क्या था, रेगुलर आर्मी मेंटेन करके रखी गई है, ठीक है, जो सिर्फ आर्मी का ही काम करेंगे। पहले क्या था, रेगुलर आर्मी नहीं थी, लोग अपने अपने कामों में व्यस्त होते थे, जब कोई जंग करनी होती थी तो लोग आर्मी के रूप में आ जाते थे। पर अब क्या हो रहा है यहाँ पे, अब यहाँ पे प्रोटेक्शन के लिए, एक राज्य की प्रोटेक्शन के लिए क्या है, किंगडम की प्रोटेक्शन के लिए क्या है कि एक स्टैंडिंग आर्मी यहाँ पे बनाई गई है। इन द ऋग वैदिक पीरियड वी हेयर ऑफ 3 मेन असिस्टेंट ऑफ द किंग। हमने देखिए ऋग वैदिक काल में 3 मेन असिस्टेंट के बारे में देखा है जो राजा को असिस्ट करते हैं। वो कौन से हैं, पुरोहित, सेनानी और ग्रामीणी, ठीक है। ये 3 जो हैं ये कौन है, ये जो राजा की मदद करते हैं उसका राजपाट संभालने के लिए, उसको राजपाट में हेल्प करते हैं। अब देखिए बट नाउ इन एडिशन टू दीज ऑफिशियल मैनी न्यू असिस्टेंट ऑफ द किंग वर प्रेजेंट। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि ये 3 तो थे ही है, पर यहाँ पे कुछ और ऐड किया गया है, राजा को उसकी हेल्प करने के लिए कुछ और असिस्टेंट जो दिए गए हैं। रेफरेंस ऑफ द प्रीस्ट यानी कि पुरोहित, ठीक है, यहाँ पे क्या है, पुरोहित है। उसके बाद कमांडर इन चीफ यानी कि सेनापति। देखिए प्रीस्ट है, पुरोहित, कमांडर इन चीफ मैंने सेनापति, ठीक है। टेरिटरी मतलब कि सूता, ट्रेजर संग्रहीता, टैक्स कलेक्टर भागदुआ, अब चीफ क्वीन इनकी महिषी, एंड द ग्रेट कंपेनियन इनकी अक्सा पावा। अब देखिए ये क्या है, पहले क्या था, 3 मेन थे, पुरोहित, सेनानी, ग्रामीणी। अब क्या है देखिए इतने जो लोग जुड़ चुके हैं, टैक्स कलेक्ट करने वाला जुड़ चुका है, चीफ क्वीन जुड़ चुकी है, ठीक है, अब खजांची भी जुड़ चुका है। तो ये कौन है, ये सारे जो हैं ये व्यक्ति हैं, जो पर्सन है, ये राजा के लिए हेल्प के लिए बनाए गए हैं, ठीक है। ये जो इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, आपको एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछेंगे बताइए कि जो टैक्स कलेक्ट करने वाला जो पर्सन होता था उसे क्या कहा जाता था, उसे भागदुआ कहा जाता था, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे। द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी वाज द किंग एंड नॉट द प्रीस्ट। अब देखिए जो गुरुत्वाकर्षण यानी कि जो ग्रेविटी का जो मुख्य यानी कि जो मेन जो सेंटर था वो कौन था, वो राजा था, ना कि प्रीस्ट, पुजारी, ठीक है। अब देखिए पुजारी यानी कि पुरोहित जहाँ पे कुछ नहीं था, यहाँ पे मेन जो था वो राजा था। चाहे प्रीस्ट का काम था राजा को जो है वो हेल्प करना, पर मेन जो था वो राजा ही था। इफ़ देयर वॉज एनी डिफरेंस बिटवीन द रूलर एंड द प्रीस्ट इट वाज द प्रीस्ट हु यील्डेड। अब देखिए यहाँ पे क्या है, हाँ, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जो यदि शासक यानी कि अगर हम राजा की बात करें या प्रीस्ट की बात करें, अब यहाँ पे देखिए उनके बीच में अगर कोई अंतर था तो वो क्या था, वो प्रीस्ट था जो राजा से निकला। अब देखिए प्रीस्ट क्यों बनाया गया, राजा की हेल्प के लिए, किंग की हेल्प के लिए। अगर किंग ही ना हो तो राजा का वो प्रीस्ट कहाँ से आएगा, ठीक है, यानी कि किसको ज़्यादा वैल्यू है, किसकी, राजा की, ठीक है। इट किंग ऑफ वेरियस ग्रेड्स आर मैंशन इन द वैदिक हाइम्स। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जो वैदिक जो भजन है वो विभिन्न वर्ग के राजाओं के लिए उल्लेख किया गया है, यानी कि जो वैदिक जो भजन है, जो वैदिक हाइम्स हैं, वो अलग अलग राजा के लिए अलग अलग थे। अब देखिए फॉर एग्जांपल की बात करें, द राज का वाज द इन्फीरियर टू राजा हु इन टर्न वाज इन्फीरियर टू ए सम्राट। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जैसे राजा है वो एक राजा से बदल के एक सम्राट बन गया, ठीक है, या जो राजा था वो बदल के क्या है, वो सम्राट से भिखारी बन गया।
भिखारी, चलो यहाँ पे शब्द इतना अच्छा नहीं लगता। यहाँ पे सिंपल सी यहाँ की बात देखें कि पहले राजा था, यानी कि आप देखिए कि पहले जो गरीब था वो राजा बना, जो राजा था वो गरीब गरीब बन गया। टर्न हो गया ना इसमें कि एक गरीब जो है वो सम्राट बनना है, एक सम्राट है वो गरीब बन रहा है। तो ये क्या था, ये सारे ही वैदिक भजन के अंदर जो है हाइम्स के अंदर ये सब आते हैं। पॉलिटिकल अफेयर्स, religious and social matter were discussed by the speaker in the local assembly. These speaker sought the help of spells and magic herbs to stimulate their eloquence in debate and overcome their rival debaters. ठीक है, अब देखें यहाँ पे क्या बात निकल के आई कि जो देखिए यहाँ पे क्या है कि जो ये असेंबलीज होती थी, ये जो लोकल असेंबली होती थी, वहाँ पे मैटर डिस्कस किए जाते थे। ठीक है, यहाँ पे क्या था, जो पॉलिटिकल अफेयर्स हैं, जो रिलीजियस हैं, जो सोशल मैटर हैं, इनको यहाँ पे लोकल असेंबली में डिस्कस किया जाता था सबके सामने। ठीक है, अब देखिए ये जो स्पीकर थे, यानी कि जो ये डिस्कस करते थे, वो क्या करते थे कि लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए, और जो उनके जो कॉम्पिटिटर थे, ठीक है, उनको पार करने के लिए क्या थे वो तंत्र मंत्र और जादू की जो जड़ी बूटियाँ होती थी उनकी हेल्प लेते थे। यानी कि जो अपने उनके राइवल थे, जो उनके जो ऑपोजिट, जो उनके ऑपोजिशन में थे, उनको हराने के लिए तो वो जो है वो काफ़ी चीज़ों का इस्तेमाल ऐसे करते थे। ठीक है, अब देखिए सोशल लाइफ की बात करें यहाँ पे, द फोर फोल्ड डिवीजन ऑफ द सोसाइटी बिकम क्लियर इनिशियली बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन विच लेटर बिकम हेरिडेटरी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ठीक है, और शूद्र। अब देखिए सोशल लाइफ की बात करें यहाँ पे, सामाजिक जीवन में देखिए कि 4 वर्गों का विभाजन हो चुका था। इनकी जो यहाँ पे क्या था कि जो समाज है, जो सोशल लाइफ है, वो 4 भागों में बढ़ चुकी थी, यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण का मतलब क्या है कि प्रीस्ट, क्षत्रिय यानी कि वॉरियर्स, वैश्य यानी कि जो व्यापारी थे, जो शूद्र यानी कि ऊपर के तीनों वर्गों की जो सेवा करते थे। देखिए ऐसा माना जाता है कि जो ब्रह्मा है, जिन्होंने सृष्टि की रचना की है, ठीक है, देखिए ब्रह्मा जी ने क्या किया था, विश्वकर्मा को बनाया, विश्वकर्मा ने क्या किया, पूरी दुनिया को बनाया। ठीक है, इंसान की किस्मत लिखने वाले ब्रह्मा होते हैं। ठीक है, तो आप ये देखिए कि जो सृष्टि है, जो इनकी ये दुनिया है, ये किसने बनाई है, ये बनाई है ब्रह्मा ने। अब देखिए ब्रह्मा के मुंह से, कहते हैं कि ब्रह्मा का जो मुख है, जो ब्रह्मा का मुंह है, उससे निकले हैं ब्राह्मण। उनकी जो भुजाएं हैं, यानी कि उनके जो उनकी आर्म्स हैं, उनसे निकले हैं क्षत्रिय। अब उनकी जो देखिए जो जांघें हैं, वहाँ से निकले हैं वैश्य, और शूद्र यानी कि जो उनके पैरों से निकले हैं। तो ये तीनों वर्गों की सेवा करते हैं शूद्र, और बाकियों का अपना अपना काम बांटा हुआ है। ठीक है, ब्राह्मण का मतलब जो पुजारी, पंडित, वॉरियर्स यानी कि जो युद्ध करते हैं वो क्षत्रिय, व्यापार करने वाले वैश्य, तीनों की सेवा करने वाले शूद्र। तो ऐसे समाज ये 4 भागों में यहाँ पे बट गया था। वुमेन एंजॉय फ्रीडम एंड रिस्पेक्ट बट देयर स्टेटस डिट्रॉयड कंपेयर टू अर्लियर टाइम। अब देखिए वुमेन जो थी, जो महिलाएं थी, उनको फ्रीडम थी, उनको स्वतंत्रता थी, उन्हें सम्मान भी मिलता था, पर जैसे पहले उनकी स्थिति थी काफ़ी अच्छी थी, तो पहले की तुलना में अब जो स्थिति है वो काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। द इंस्टीट्यूशन ऑफ गोत्रा अपीयर्ड इन दिस एज फर्स्ट टाइम। देखिए जो गोत्र है, ठीक है, जो गोत्र है वो इस टाइम पर पहली बार जो है वो सामने आया। गोत्र सिग्निफाई डिसेंट फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर। अब देखिए जो गोत्र है, गोत्र ने जो सामान्य जो पूर्वज से वंश का संकेत दिया। गोत्र क्या है, देखिए जब ये कहते ना कि हर एक इंसान के गोत्र होता है, गोत्र से क्या है, उसके पूर्वज जो है उससे पता चलता है। अब देखिए वो गोत्र सामने आए कि इस इंसान का ये गोत्र है, इस इंसान का वो गोत्र है, तो उसके हिसाब से उसके पूर्वज जो है उनके वंश का पता लगाया जाता था। ठीक है, इन दिस एज ऑल्सो चैरिट रेसिंग वॉज द मेन स्पोर्ट एंड गैम्बलिंग द मेन पास टाइम। अब देखिए इस टाइम पे क्या था, जो चैरिट की जो रथ दौड़ थी, जो चैरिट रेस थी, वो मेन खेल था, मेन स्पोर्ट था। जो जुआ था, जो गैम्बलिंग थी, वो लोगों का एक टाइम पास गेम था। उसके बाद द एक्सकवेशन ऑफ एट द हस्तिनापुर इन मेरठ डेटिंग बैक टू अबाउट 900 BC टू 500 BC हैव रिवील्ड सेटलमेंट इन फेंट बिगिनिंग ऑफ टाउन लाइफ। अब देखें यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर हम बात करें जो मेरठ के पास जो हस्तिनापुर है, वहाँ पे जो खुदाई हुई है, उससे पता चलता है कि लगभग 900 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के जो बीच में है, जो शहर की जो जीवन की जो बस्तियाँ, उनका पता चलता है। इनके जो मेरठ के पास जो हस्तिनापुर है, ये कौन सा इलाका था जो उस टाइम पे जो शहरी जीवन जो उसमें प्रचलित था। ठीक है,
उसके बाद देखिए इट मे बी कॉल्ड ए प्रोटो अर्बन साइट। देखिए इसे प्रोटो अर्बन साइट भी कहा जाता है। लेटर वैदिक पीरियड स्पेशली फ्रॉम अराउंड 800 BC to 500 BC इज़ ऑल्सो एट द सूत्रा पीरियड। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जो बाद में जो बाद का जो लेटर वैदिक काल है उसमें देखिए कि अगर हम बात करें 800 ईसा पूर्व से, यानी कि 800 BC से अगर हम 500 BC की बात करें तो इसे सूत्रकाल कहा गया। ठीक है, यानी कि कौन सा काल कहा गया है, इसे सूत्रकाल कहा गया। सूत्र मीन फॉर्मूला, यानी कि सूत्र का मीनिंग क्या है, फॉर्मूला। गृह सूत्रा contain social rituals including 16 संस्कार through which individual has to pass from conception to cremation। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है कि जो गृह सूत्र है उसमें 16 तरह के जो संस्कार बताए गए। ठीक है, अब देखिए गृह सूत्र क्या है, जब सूत्र देखिए निकल के आए, सूत्र का निकल के आया, सूत्र क्या है कि फॉर्मूला, यानी कि कोई काम करने का तरीका। अब देखिए जो इंसान का जो जीवन था वहाँ पे क्या है कि जो 16 तरह के, यानी कि 16 तरह के जो संस्कार सामने हैं, जिसमें से शादी है, दाह संस्कार है, ये सारी तरह के जो ये हैं ये तब निकल के आए। यानी कि 16 तरह के संस्कार जो है आज भी माने जाते हैं, जिसमें शादी भी है, वो भी एक संस्कार है। यानी कि दो अगर व्यक्तियों को साथ में रहना है, आदमी औरत को, तो उसे शादी करनी पड़ती है, ये संस्कार है। कि व्यक्ति मर जाए तो तब भी क्या वहाँ पे होगा, तो वो संस्कार है। कि हर काम करने का तरीका, हर काम करने का मेथड, वो क्या है, सूत्र जो 16 तरह का है। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए हर सूत्र के क्या है, अलग अलग रिवाज हैं। ठीक है, यहाँ पे बात करें, देखिए गृह सूत्र कंटेन सोशल रिचुअल्स इंक्लूडिंग 16 संस्कार थ्रू विच इंडिविजुअल हैज़ टू पास कंसेप्शन टू क्रिमेशन। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बात हुई है इसकी कि 16 तरह के संस्कार है। वुमेन वाज नाउ ग्रेजुअली लॉसिंग हर पोजीशन ऑफ इंपॉर्टेंस इन द रिलीजियस एंड सोशल स्पेयर। अब देखिए जो औरत की जो स्थिति थी वो पहले से काफ़ी ख़राब हो चुकी थी इस टाइम पे। ठीक है, द किंग वाज द नोबेल्टी हैड नाउ began to marry more than one wife and the birth of a daughter was now regarded a source of misery। अब देखिए राजा यहाँ पे क्या थे, पहले क्या थे कि वो एक शादी करते थे, अब राजा कई महिलाओं से शादी करने लग गए। महिलाओं से शादी करने के बाद क्या हुआ, जब उनके जो बेटों का या उनके जो बच्चों का जन्म होता था, तो अब वो दुख का स्रोत बनने लगे। क्योंकि देखिए कि अगर एक राजा अगर काफ़ी औरतों से शादी करता है, जो उनके जो आगे जाके संतान होती है, तो आगे जाके राजगद्दी का मामला आता है कि अगला राजा कौन बनेगा। तो जिससे क्या है कि अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ षड्यंत्र जो है वो प्लानिंग होती रहती है। ठीक है, हायर एजुकेशन वाज हाउएवर इम्पार्टेड टू वुमेन। अब देखिए महिलाओं को यहाँ पे क्या है, उच्च शिक्षा प्रदान की जाती थी। ठीक है, हायर एजुकेशन यहाँ पे दी जाती थी। देयर मैरिज ऑफ ए विडो वाज प्रिवलेंट एंड द प्रैक्टिस ऑफ सती चाइल्ड मैरिज पर्दा एंड चाइल्ड इन्फेंसेंट वाज नॉट हेयर्ड ऑफ। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जैसे विधवा की फिर से शादी प्रचलित थी, वो कर सकती थी। विधवा विवाह यहाँ पे था, सती, बाल विवाह, पर्दा और बच्चे को पैदा होने से ही मार देना, ये अभी तक यहाँ पे देखा नहीं गया था। विधवा विवाह यहाँ पे प्रचलित था, पर बाल विवाह वगैरह ये सबको यहाँ पे प्रचलित नहीं था, ना ही पर्दा सिस्टम अभी तक आया था। अब देखिए नाउ इन द प्लेस ऑफ 4 वर्ण मैनी न्यू कास्ट वर बॉर्न। अब देखिए जब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 भागों में इंसान का जीवन जो जाति बटी है, तो इससे क्या है कि नई कास्ट निकल के आई हैं। अब देखते हैं ना आजकल के ज़माने प्रेजेंट टाइम में देखिए बहुत सारी कास्ट निकल के आई हैं। इसका कारण क्या है कि जब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र निकल के आए, तो करते करते इनमें से ही काफ़ी कास्ट का जन्म हुआ जो आज इस टाइम पे प्रेजेंट है। ठीक है, अब देखिए द लाइफ ऑफ एन ऑर्डिनरी मैन वाज नाउ हाउ डिवाइड इनटू 4 स्टेजेस पॉपुलर नोन एज द 4 आश्रम। अब देखिए इंसान का जो जीवन है वो अब 4 आश्रम में बढ़ चुका है। अब देखिए यहाँ पे हमने बात की थी ऊपर समाज को 4 भागों में बांटना। अब देखिए सोशल लाइफ को 4 भागों में बांटा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये बटा यहाँ पे समाज यानी कि सोशल लाइफ। ठीक है, जातियों में बट गई। अब देखिए जो इंसान का जीवन है वो भी 4 भागों में बांट दिया। कैसे? हर एक जीवन को, हर एक काल को उन्होंने 25 वर्षों में बांटा। जैसे मान के चलिए, देखिए 4 आश्रम कौन से हैं? 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम।
यानी कि यहाँ पे अगर यहाँ पे जातियाँ 4 भागों में बटी है तो इंसान का जीवन भी 4 भागों में बांट दिया। ठीक है, पहले 1 से लेके जो 25 साल, जो इनकी 1 से लेके जो 25 ईयर जो होते हैं इंसान के पहली ज़िंदगी के, वो ब्रह्मचर्य आश्रम में आते थे। तो जिसमें वो पढ़ता लिखता था, ठीक है, शिक्षा दीक्षा लेता था, पढ़ता था, एजुकेशन अपनी कंप्लीट करता था 1 से लेके 25 साल तक। ठीक है, इनकी पैदा होने से लेके 25 साल तक वो पढ़ेगा लिखेगा। अब उसका एक ज़िंदगी का फेस ख़त्म हो गया। दूसरा जो आश्रम है यहाँ से स्टार्ट होता है, इसको कहते हैं गृहस्थ आश्रम, यानी कि इसकी जो एज है वो है 26 से 50 साल, यानी कि 26 ईयर्स टू 50 ईयर्स। अब देखिए इसमें क्या करेगा वो, अब उसने पढ़ाई ख़त्म कर ली है, अब यहाँ पे क्या करेगा वो, शादी करेगा, अपना परिवार बनाएगा, यानी कि गृहस्थ जीवन यहाँ पे वो बिताएगा। अब जब 50 साल उसके पूरे हो जाएंगे तो उसके 2 आश्रम पूरे हो गए, ब्रह्मचर्य गृहस्थ। अब उसका तीसरा आश्रम यानी कि लाइफ का उसका थर्ड फेज यहाँ से स्टार्ट होगा, जो 51 ईयर से 75 ईयर्स तक वो चलेगा। तो यानी कि 51 से 75 वर्ष तक उसका चलेगा, जिसको कहते हैं वानप्रस्थ आश्रम। इसमें क्या है, वो पारिवारिक मोह माया से थोड़ा अलग होता जाएगा। ठीक है, अब जब उसका ये फेज निकल गया, वो 76 से 100 वर्ष के बीच में आएगा, साल के बीच में आएगा, तो उसका वो होगा संन्यास आश्रम। तब वो सारा घर बार त्याग के जंगल में चला जाता है। तो ये उसका ज़िंदगी का आखिरी फेज़ होता है। अब देखिए संन्यास आश्रम का कारण क्या है, इन्होंने यहाँ पे ये माना है कि जो इंसान का जो जीवन है उसका जो एंड वाला पार्ट है, जो एंडिंग पार्ट है, उसका मेन टारगेट क्या है, उसका मेन लक्ष्य क्या है, उसका लक्ष्य है मुक्ति प्राप्त करना। अब देखिए जो इंसान का जीवन था पहले वो 100 वर्ष का होता था, 100 सालों का आता था, इसलिए उन्होंने उसकी ज़िंदगी को 4 भागों में बांटा, 25-25 साल में। ठीक है, जब 100 साल पूरे हो जाते थे, 100 साल के बाद उसे मुक्ति मिल जाती थी। अब आज का ज़माना देखिए कि 60-70 वर्ष की जो उम्र है यहाँ तक इंसान का होता है, यानी कि यहाँ पे इंसान का जो लाइफ है पहले 4 भागों में बटी थी, आजकल क्या है वो 2 से 3 भाग में ही उसकी ज़िंदगी का एंड हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि इसमें हमने देखा है जो सामाजिक जीवन है, जो सोशल लाइफ है, वो भी 4 भागों में बटी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। अब इंसान का जीवन भी 4 भागों में बटा, पर्सनल लाइफ। ठीक है, 4 आश्रम बटा, कौन से थे, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ठीक है फ्रेंड्स, तो लेटर वैदिक पीरियड का यहाँ पे हमारा जो है पार्ट 1 यहाँ पे ख़त्म होता है। अगले लेक्चर में हम इसका पार्ट 2 करेंगे, तो तब तक आप इसे देखिए। तो जो देखिए मैंने आपको आश्रम में बताया, तो इस नोट्स में है नहीं है, तो आप इसको साथ में नोट करते जाइए, तो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी काम आ जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट में हम करेंगे टाइप्स ऑफ मैरिज, यानी कि विवाह कितने प्रकार के हैं। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे इसके बाद कि जो वैदिक नियम थे वो कौन से थे। हो गए तो वहाँ पे 8 प्रकार के, यानी कि 8 टाइप की वहाँ पे आपको मैरिजेस मिलेंगी। बट आपको मैं यहाँ पे 8 टाइप की मैरिज तो करा रहा हूँ, पर साथ में आपको मैं यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा करवा रहा हूँ। ठीक है, जो आपको कहीं और नहीं मिलेगा, अब बस आपको यहाँ पे ये मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे टाइप ऑफ मैरिज में बात करें तो देखिए सबसे पहले बात आती है ब्रह्म मैरिज की, यानी कि ब्रह्म विवाह या ब्रह्म मैरिज। ब्रह्म मैरिज क्या है, देखिए मैरिज ऑफ ए ड्यूली डॉरेड गर्ल टू ए मैन ऑफ द सेम क्लास, यानी कि लड़का और लड़की के परिवार की सहमति से होने वाली शादी, यानी कि जहाँ पे लड़की वाले भी राज़ी हैं, लड़की वाले भी राज़ी हैं। ठीक है, लड़का और लड़की दोनों के परिवार जहाँ पे राज़ी हैं, तो उसे कहते हैं ब्रह्म विवाह। ठीक है, तो जैसे आजकल आप अरेंज मैरिज भी कह सकते हैं, तो ब्रह्म विवाह जो या ब्रह्म मैरिज जो है वो एक तरह से अरेंज मैरिज होती है। नेक्स्ट है देवा। देवा मतलब देवा मीन्स क्या है, मैरिज इन विच द फादर गेव हिज डॉटर टू ए सेक्रीफिशियल प्रीस्ट एज पार्ट ऑफ हिज फीस। अब देखिए ये दैव विवाह क्या है या दैव मैरिज क्या है, किसी सेवा कार्य के मूल्य के रूप में अपनी कन्या को दान में दे देना। अब देखिए यहाँ पे क्या ये किस तरह की मैरिज है, ये ऐसी मैरिज है जहाँ पे क्या किया जाता है कि जैसे कोई सेवा का काम है, जैसे कोई धार्मिक जो अनुष्ठान होता है या सेवा का कोई काम होता है, वहाँ पे अपनी लड़की को, जो फादर होता है अपनी लड़की को वो दान कर देता है, वो कन्या दान कर देता है। ठीक है, वो होता है दैव विवाह। नेक्स्ट है अरसा, मैरिज इन विच ए टोकन ब्राइड प्राइस ऑफ काउ एंड बुल वाज पे टू द डॉटर्स फादर। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि अर्श विवाह या अर्श मैरिज क्या है, अरसा मैरिज क्या है। देखिए लड़की वाले जो है, ठीक है, लड़की वाले देखिए क्या कहते हैं कि जो लड़की वालों को, ठीक है, गाय का दान, देखिए जैसे शादी होती ना तो साथ में गौ दान भी करना होता है, गाय का दान। ठीक है, तो उसे बोलते हैं आर्ष विवाह।
ये पहले होता था कि जो ब्राह्मण फैमिलीज है उनमें बीच में ये सबसे पहले ये होता था। ब्राह्मण फैमिली में होता क्या था, अरसा मैरिज में क्या होता था, जब लड़की वाले जब शादी करते थे तब वो गौदान भी करवाया जाता था उनसे। तो नेक्स्ट है प्रजापत्य, मैरिज इन विच द फादर गेव द गर्ल विदाउट एनी डाउरी एंड विदाउट डिमांडिंग ब्राइड प्राइस। अब देखिए प्रजापत्य मैरिज कौन सी है, प्रजापत्य विवाह कौन सा है, लड़की से बिना पूछे उसका विवाह जो है किसी संपन्न परिवार में कर देना। अब देखिए ये कौन सी मैरिज है, ये वो मैरिज है जहाँ पे एक जो फादर है लड़की का वो बिना दाज दहेज के किसी घर में लड़की की शादी कर देता है, वो भी बिना पूछे, यानी कि लड़की से बिना पूछे उसकी मैरिज किसी अच्छे परिवार में कर देना, वो भी बिना दाज दहेज के, तो उसे कहते हैं प्रजापत्य। नेक्स्ट है गंधर्व। गंधर्व क्या है, मैरिज ऑफ्टन क्लैंट स्टाइन बाय द कंसेंट ऑफ टू पार्टीज। और देखिए गंधर्व विवाह क्या है कि परिवार वालों की सहमति के बिना किया गया विवाह, यानी कि ये वो शादी है जो परिवार वालों की मर्ज़ी के बगैर होती है, इसे कहते हैं गंधर्व विवाह। इसे आप लव मैरिज भी कह सकते हैं। ठीक है, ऊपर हमने देखा था ब्रह्म विवाह जिसमें दोनों परिवारों की सहमति है, दोनों फैमिलीज मानती हैं, तो होता है वो होता है ब्रह्मा विवाह। गंधर्व विवाह क्या है, इसे आजकल आप लव मैरिज कह सकते हैं, तो जिसमें क्या है कि परिवार वालों की सहमति के बिना जो शादी होती है। नेक्स्ट है असुर। असुर क्या है, मैरिज बाय परचेज, वो शादी जो खरीद कर, यानी कि जहाँ पे लड़की को खरीद कर मैरिज की जाती है। खरीदना ऐसे जैसे पैसे देकर, ज़मीन देकर, गहने देकर होता है ना, लड़की फादर को गहने दे दिए तो उसको खरीद लिया तो उसकी शादी कर ली ऐसे। तो नेक्स्ट है राक्षस मैरिज, मैरिज बाय कैप्चर। अब देखिए राक्षस मैरिज कौन सी है, राक्षस विवाह कि लड़की की सहमति के बिना उसका अपहरण करके, यानी कि लड़की को किडनैप करके उससे जब मैरिज की जाती है तो वो उसे राक्षस जो मैरिज कहते हैं। पिशाच, पिशाच क्या होता है, शैतान का बच्चा, उसे कहते हैं पिशाच। ठीक है, तो देखिए सन ऑफ ईवल होता है ये। ठीक है, पिशाच। मैरिज इन्वॉल्विंग द सिडक्शन ऑफ ए गर्ल वाइल स्लीपिंग, यानी कि बेहोशी या लाचारी, जब लड़की सो रही है, बेहोश है, लाचार है, उसकी अवस्था में लड़की से जब वो संबंध बना लेते हैं तो उसके बाद जब उससे शादी करते हैं तो उसे बोलते हैं पिशाच विवाह या पिशाच मैरिज। तो फ्रेंड्स ये 8 तरह की मैरिज है जो हमारी इंडियन कल्चर में शामिल हैं। तो 2 मैरिज आपको मैं अलग से बताऊंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको शायद ही किसी बुक में मिले। अनुलोम मैरिज वाज द मैरिज ऑफ हायर वन मैन विद लोअर वन वुमेन, यानी कि ये अनुलोम मैरिज कौन सी है, अनुलोम विवाह कौन सा है, जब एक उच्च वर्ण का आदमी, एक उच्च वर्ण का जो पुरुष है, जो मैन है, वो नीच वर्ग के, यानी कि जो होते हैं ना निम्न वर्ण की जो स्त्री होती है उससे वो शादी कर लेता है, यानी कि जो उच्च जाति का व्यक्ति, उच्च जाति का पुरुष निम्न जाति जो औरत से वो लड़की से वो शादी कर लेता है तो उसे बोलते हैं अनुलोम मैरिज। प्रतिलोम मैरिज क्या है, इसमें उल्टा है, जब उच्च जाति की लड़की निम्न जाति के लड़के से शादी करते हैं उसे कहते हैं प्रतिलोम मैरिज। ठीक है, या प्रतिलोम विवाह। तो ऐसे टाइप्स ऑफ मैरिज जो आपको एग्जाम में आ सकते हैं। अब देखिए इंपॉर्टेंट वैदिक रिचुअल्स, यानी कि महत्वपूर्ण वैदिक नियम या महत्वपूर्ण वैदिक रिवाज। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें यज्ञ वगैरह सब कुछ है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए पहला है अश्वमेध। अश्वमेध क्या है, ए किंग परफॉर्म दिस सेक्रीफाइस विच मेंट कंट्रोल ओवर द एरिया इन विच द रॉयल हॉर्स रैन अनइंटरप्टेड। द सेरेमनी लास्टेड फॉर 3 years एट द एंड ऑफ विच द हॉर्स सेक्रीफाइस्ड was performed. The Ashwamedha sacrifice concluded with sacrifice the 21 style cows. अब देखिए यहाँ पे इसका क्या मतलब है, अश्वमेध क्या है, पहली बात तो अश्वमेध एक यज्ञ है, ठीक है, जो एक राजा के द्वारा किया जाता था। अब देखिए ये क्यों किया जाता था, ऐसा होता था जैसे किसी की जगह के ऊपर कोई कब्जा करना हो तो अश्वमेध यज्ञ कराया जाता था। अब देखिए अश्वमेध यज्ञ में होता क्या था, यहाँ पे राजा जो है वो अश्वमेध यज्ञ के दौरान क्या करता था, अपना जो घोड़ा था, उसका जो हॉर्स था, जो घोड़ा था, उसे वो छोड़ देता था। जब घोड़ा दौड़ते दौड़ते किसी जगह पे जाके वो रुकता था तो वो सारी जगह जो है वो राजा की हो जाती थी। तो वो सारी जगह जो है वो राजा के कंट्रोल में हो जाती थी, किंग के कंट्रोल में आ जाती थी, तो उसे बोलते हैं अश्वमेध। तो जब ये ख़त्म किया जाता है यज्ञ, ये यज्ञ कब, अश्वमेध जो यज्ञ होता था तो उसमें क्या होता था कि जब इसका एंड होता था, पहली बात तो ये 3 दिन तक चलता था, इसका जब एंड होता था तो उस घोड़े की बलि दे दी जाती थी। उसके साथ क्या होता था, जो 21 जो स्ट्रीट लाइट काउस है, यानी कि जो
21 बांझ गायें हैं उनकी भी बलि दी जाती थी। उनसे बलि के साथ क्या है, ये यज्ञ को संपन्न किया जाता था। ठीक है, तो आप देख सकते हैं किस तरह का ये यज्ञ होता था। नेक्स्ट है वाजपेवा। वाजपेवा का ए चैरिट रेस वाज परफॉर्म्ड इन विच द किंग मस्ट विन द रेस। इट वाज मेंट टू री एस्टैब्लिश द सुपरमेसी ऑफ द किंग ओवर द पीपल। अब देखिए वाजपेवा क्या है, वाजपेवा एक रथ दौड़ होती थी। जब राजा हर बार रथ दौड़ करवाता था तो उसमें राजा खुद भी शामिल होता था। तो राजा जो था इसमें दौड़ जीतनी होती थी राजा को। तो ऐसा हो जाता था कई बार कि राजा को ही जिता देते थे। राजा का जीतना इसमें ज़रूरी इसलिए होता था कि ताकि वो लोगों के ऊपर अपना प्रभाव जो है, वो अपनी सुपरमेसी है वो बना के रखे। ठीक है, नेक्स्ट है राजसूआ। राजसूआ भी एक यज्ञ है, ए सेक्रीफाइस सेरेमनी विच कन्फर्ट सुप्रीम पावर ऑन द किंग। अब देखिए राजसूआ यज्ञ क्या है, एक ऐसा सेरेमनी, एक ऐसी सेरेमनी होती है जिसमें क्या है, सेक्रीफाइसेस किए जाते थे, बलिदान दिए जाते थे। इससे क्या था कि राजा की जो शक्ति थी वो सबसे सुप्रीम पावर जो है वो हो जाती थी। नेक्स्ट है रत्ना वहमसी, ए पार्ट ऑफ राजसूआ सेरेमनी वेयर डिफरेंट रॉयल ऑफिशियल इन्वोक्ड डिफरेंट गॉड एंड गॉडेस। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि राजसूआ जो एक सेरेमनी है ये उसका एक हिस्सा है, यानी कि जो रत्ना वंशी है ये राजसूआ का ही एक हिस्सा है। यहाँ पे क्या होता था, जो राजा के जो ऑफिशियल्स थे, जो शाही अधिकारी होते थे, जो ऑफिशियल होते थे, वो अलग अलग प्रकार के जो देवी देवताएं हैं उनकी पूजा करते थे। उसके बाद उपनयना एन इनिटेशन सेरेमनी टू कन्फर द्विजा स्टेटस टू बॉय द हायर वामन इन द 8 ईयर। अब देखिए उपनयन क्या है कि जब बच्चा 8 साल का हो जाता था, ठीक है, और जब बच्चा 8 साल का हो जाता था तो उसे उच्च वर्ण के लड़कों को द्विज का दर्जा, ठीक है, यानी कि जब बच्चा 8 साल का हो जाता था तो उसके लिए एक सेरेमनी कराई जाती थी, तब उसे एक द्विजा का स्टेटस दिया जाता था। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है पुष्यम, ठीक है, यहाँ पे पुष्यम आएगा, इसके स्पेलिंग आगे पीछे हो चुके हैं, तो पुष्यम आएगा यहाँ पे। ए सेरेमनी टू प्रोड्यूस ए मेल चाइल्ड। देखिए पुष्यम क्या था, जब एक मेल चाइल्ड जो बच्चा था, ठीक है, उसको प्रोक्यूर यानी कि उसे खरीदा जाता था। गर्भधारणा, गर्भदान क्या है, देखिए ए सेरेमनी टू प्रमोट कंसेप्शन इन वुमेन, यानी कि ये कौन सी सेरेमनी थी जहाँ पे महिलाओं को यानी कि औरतों को गर्भधान को बढ़ावा देने के लिए एक सेरेमनी करवाई जाती थी, यानी कि उनको कहा जाता था वो औरतों को कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो बच्चे पैदा करें इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट है कुलकर्मा। कुलकर्मा क्या है, ए सेरेमनी आल्सो नोन टॉन्सर परफॉर्म फॉर बॉयज़ इन देयर 3rd ईयर। अब देखिए ये जो कुलकर्मा है ये क्या है, ये एक ऐसी सेरेमनी थी जहाँ पे 3 वर्ष की उम्र में, 3 साल की उम्र में बच्चों का मुंडन करवाया जाता था, तो ये वो सेरेमनी थी। नेक्स्ट है सिमोन्टेम। सिमोन्टेम, ठीक है, सिमोन्टेम क्या है, यहाँ पे देखिए सिमोन्टेम है, इसे अर्ध न्यायाम भी कहते हैं। सिमोन्टेम मैंने अर्ध न्यायाम हिंदी में। ए सेरेमनी टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ द चाइल्ड इन द वॉम्ब, ठीक है, यानी कि जब बच्चा अभी पैदा नहीं हुआ है, जब बच्चा माँ के अभी पेट में ही है, मदर के पेट में ही है, तो उसकी सुरक्षा के लिए, उसकी यानी कि उसकी केयर के लिए, उसकी सेफ्टी के लिए एक सेरेमनी करवाई जाती थी। नेक्स्ट है जटकर्मा। जटकर्मा क्या है, ए बर्थ सेरेमनी परफॉर्म्ड बिफोर द कटिंग ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड, यानी कि जब बच्चा पैदा होता है, बच्चा पैदा होने के बाद जब कॉर्ड यानी कि जब गर्भनाल जो है वो काटी जाती है, गर्भनाड़ी जो काटी जाती है, उसके कटने से पहले एक सेरेमनी, एक समारोह किया जाता था। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पे पॉटरी की। पॉटरी क्या होता है, मिट्टी के बर्तन। अब देखिए तो द लेटर वैदिक फेज हैज़ बीन आइडेंटिफाइड विद द पेंटेड ग्रे वेयर पॉटरी कल्चर, बट द फैक्ट इज़ दैट दिस टाइप ऑफ पॉटरी constitutes only about 3 to 50% of the total pottery found। अब देखिए इस लाइन का क्या मतलब है, हालांकि देखिए कि जो लेटर वैदिक पीरियड है, इनकी जो उत्तर वैदिक काल है, वहाँ पे क्या है कि किसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, ग्रे वेयर पॉटरी, यानी कि देखिए इसे ग्रे वेयर पॉटरी कल्चर भी कहा जाता था लेटर वैदिक पीरियड को। लेटर वैदिक पीरियड को कौन सा कल्चर कहा जाता था, ग्रे वेयर
पॉटरी। अब देखिए जो ग्रे कलर के जो मिट्टी के बर्तन है यहाँ पे बनाए जाते थे, इसलिए इसे ग्रेवेयर पॉटरी कहा जाता था। हालांकि बात करिए देखिए तो यहाँ पे जितने भी मिट्टी के बर्तन हैं, जितनी भी पॉटरी यहाँ पे मिली है, उसमें जो ग्रे कलर के जो बर्तन हैं वो सिर्फ 3 से लेके 15%, यानी कि 3 से लेके 50% तक की यहाँ पे वो मिट्टी के बर्तन हैं, इतने ज़्यादा नहीं है। पर फिर भी इसके बावजूद लेटर वैदिक पीरियड को जो है वो ग्रेवेयर पॉटरी कहा जाता था। द लेटर वैदिक पीपल यूज 4 टाइप्स ऑफ पॉटरी। देखिए जो लेटर वैदिक के जो लोग हैं वो 4 तरह के मिट्टी के बर्तनों का उपयोग करते थे। ब्लैक एंड रेड वेयर, यानी कि काले और लाल रंग के मिट्टी के बर्तन। ब्लैक स्लिप्ड वेयर, पेंटेड ग्रे वेयर एंड रेड वेयर, यानी कि काले और लाल मिट्टी के बर्तन, ब्लैक स्लिप्ड वेयर और ग्रे वेयर और रेड वेयर, ये 4 तरह के बर्तनों का उपयोग करते थे। रेड वेयर ऑफ कॉमनर्स वाज मोस्ट पॉपुलर एंड हैज़ बीन फाउंड ऑलमोस्ट ऑल ओवर वेस्टर्न यूपी। अब देखिए जो लाल कलर के जो मिट्टी के बर्तन थे उसे कौन इस्तेमाल करता था? जो आम इंसान होते थे, जो कॉमन पीपल होते थे। ज़्यादातर जो वेस्टर्न यूपी यानी कि जो पश्चिमी यूपी के जो लोग हैं वो इसे इस्तेमाल करते थे। However, the most distinctive pottery of the period is known as painted grey ware, which comprised bowl and dishes used either for rituals or eating by upper classes. अब देखिए जो लाल कलर के जो मिट्टी के बर्तन हैं उसे तो कॉमन लोग इस्तेमाल करते हैं, आम आदमी। पर जो हायर क्लास के लोग हैं वो ग्रे कलर वाली जो ग्रे पेंटेड वेयर है, जो मिट्टी के बर्तन है उसका इस्तेमाल करते थे, यानी कि ग्रे रंग के बर्तनों का इस्तेमाल करते थे अपर क्लास के लोग। निम्न क्लास के लोग या कॉमन लोग थे, कॉमन पीपल थे, वो रेड वेयर, अपर क्लास के लोग जो ग्रे वेयर का इस्तेमाल करते थे। अब देखिए खाने में क्या करते थे कि जो बॉल्स हैं, डिशेस हैं, ठीक है, कई तरह की कटोरियों का इस्तेमाल करते थे। और ग्रे वेयर जो मिट्टी के बर्तन हैं वो अपर क्लास के लोग तो करते थे, साथ में कोई रिचुअल्स कोई अगर उन्होंने मनाना हो तो उसमें भी इसका इस्तेमाल करते थे। नेक्स्ट इकॉनमी की यहाँ पे बात करते हैं। देखिए इकॉनमी में यहाँ पे क्या आएगा? ड्यूरिंग लेटर वैदिक पीरियड कृष्णाला बेरी वाज यूनिट ऑफ वेट एंड दिस probably लेड टू द यूज़ ऑफ कॉइनेज। अब देखिए जो लेटर वैदिक पीरियड है उसमें क्या था, जो कृष्णाला बेरी है, ठीक है, इसका यूज़ किया जाता था इसे यूनिट ऑफ वेट के रूप में, यानी कि जो वज़न की जो इकाई थी, जो वज़न को मापने का तरीका था वो कृष्णाला बेरी से होता था। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए इसे ज़्यादातर जो है वो सिक्के के ऊपर जो है इसे यूज़ किया जाता था। द निष्का रिप्लेस्ड काउ एज ए यूनिट ऑफ वैल्यू। अब देखिए जो गाय है उसका अगर मूल्य, उसका गाय का प्राइस क्या है, उसको डिसाइड करने के लिए निष्का जो है उसका इस्तेमाल किया जाता था। देखिए पहले क्या था, बार्टर सिस्टम था, चीज़ की अदला बदली होती थी। अब क्या था, यहाँ पे मूल्य आने लग गया, यानी कि अगर गाय की जो काऊ की मूल्य है वो काऊ का जो प्राइस है वो लगाना हो तो निष्का का यूज़ किया जाता था। द सतमाना मैंशन इन द ब्राह्मण्स वाज ए पीस ऑफ गोल्ड वेइंग 100 कृष्णालास। अब देखिए जो सतमन है, इनकी जो सतमन है, ठीक है, जो ब्राह्मणों में देखिए जो वर्णित सतमन है उसमें देखिए जो गोल्ड है, जो सोना है, ठीक है, तो अगर उसका वजन करना होता था तो वो 100 यानी कि 100 कृष्णाल के बराबर था। अब आप देखिए कि जो 100 कृष्णाल थे, कृष्णाल क्या था? कृष्णाल वो था वेट की इकाई, यानी कि जो यूनिट ऑफ वेट था, यानी कि अगर अब किसी चीज़ को तोलना हो तो कृष्णाला से तोलते थे। अगर सोने को तोलना था तो जो सोना था, जो गोल्ड था, वो 100 कृष्णाला के बराबर माना जाता था। ऋग्वेदा मेंशंस ओनली गोल्ड एंड कॉपर और ब्राउन्स, बट लेटर वैदिक टेक्स्ट मेंशन टिन, लेड, सिल्वर एंड आयरन। अब देखिए जो ऋग्वेद है वहाँ पे मेंशन क्या है, सिर्फ गोल्ड और कॉपर के बारे में या ब्रॉन्ज के बारे में ही है। ठीक है, अगर आप ऋग्वेद की बात करें वहाँ पे आपको 3 चीज़ें मिलेंगी, गोल्ड, कॉपर या ब्रॉन्ज। बट अब लेटर वैदिक पीरियड की बात करोगे यहाँ पे आपको लीड, सिल्वर और आयरन भी मिल जाएगा। अब देखिए आयरन की इनकी जो लोहा है उसकी खोज यहाँ पे हो चुकी थी। In addition to the cultivation of barley, wheat and rice, many new grains such as sesame यानी कि तिल and beans began to cultivated during the period, and great progress was doubtlessly made in the methods of cultivation। अब देखिए पहले जैसे बारले, व्हीट एंड राइस, ऐसे जो गेहूँ चावल थे पहले के तो ऐसे ही थे, ठीक है। अब क्या था, यहाँ पे नई नई फसलें आ गई हैं,
जैसे तिल हो गया, बीन्स हो गए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ गई है, और जो खेती के तरीके हैं, जो एग्रीकल्चर के तरीके हैं, मेथड ऑफ कल्टीवेशन, वो भी यहाँ पे बदल चुके हैं। रिलीजन देखिए कैसे हैं, यहाँ पे धर्म जो है वो कैसा था। रिचुअल्स एंड फॉर्म become prominent in the cult of sacrifice. According to the scheme of 4 stage, life did not begin with one's physical birth, but with the second birth, which was after the investor ceremony और उपनयना। अब देखिए इसका यहाँ पे क्या मतलब है कि जो रिलीजन है, जो धर्म है, वो कैसा था। देखिए पहले क्या होता था, जो रिचुअल्स, जो अनुष्ठान होते थे, जो रिचुअल्स होते थे, यानी कि जो रिवाज होते थे, उसे मनाया जाता था। उसके लिए कई तरह के यज्ञ करवाए जाते थे, कई तरह के बलिदान दिए जाते थे, ठीक है। अब देखिए जो इंसान का, देखिए जैसे अगर हम 4 चरणों की बात करें, यानी कि अगर हम 4 चरणों की बात करें, तो इंसान का जो जीवन था वो 4 भागों में बँट चुका था। सामाजिक जीवन तो 4 भागों में बटा ही था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इंसान का जो जीवन था वो भी 4 भागों में बट गया था, 4 आश्रम में। कैसे? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ठीक है। तो इसके अनुसार क्या होता था कि जब जब इंसान जीवन में आता था, ज़िंदगी में जब आता था, तो ऐसा नहीं था कि जब ज़िंदगी में वो इंसान आ गया तो सारी चीज़ें उसकी जो आसपास दिखाई दे रही हैं, जो उसके फिजिकल वर्ल्ड है, उसे उसी के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं था बिल्कुल भी। ऐसा नहीं कि जैसे इंसान पैदा हुआ तो जो उसके आसपास दिखाई दे रहा है वो ऐसे ही रहने लग जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं था। ऐसा नहीं था। ऐसा था कि वो ये मानते थे कि इसके जीवन को कैसा और बढ़िया बनाया जाए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या था, यहाँ पे उपनयन कराया जाता था। उपनयन मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ क्या है। देखिए जो ब्राह्मण है उनके लिए जो उपनयन जो होता था, जो यज्ञ होता था, उपनयन का जो सेरेमनी होती थी, तो उसकी उम्र थी 8 ईयर, यानी कि 8 साल। और जो ब्राह्मण थे उनकी थी यहाँ पे 11 साल, और जो वैश्य थे उनकी एज थी बच्चों की 12 वर्ष। तो ठीक है। नेक्स्ट, शतपथ ब्राह्मण से इज दैट ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ ऑल शुड बी गिवन टू प्रीस्ट एज फी। अब देखिए जो शतपथ ब्राह्मण हैं वो कहते हैं कि जो पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, यानी कि ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ है, वो सभी जो ब्राह्मण हैं, जो सभी जो पुजारी हैं, जो प्रीस्ट हैं, उनको दान में दे दिया जाना चाहिए। उसके बाद इंद्र, वरुण, सूर्य और अग्नि लॉस्ट देयर इम्पोर्टेंस। अब देखिए जो इंद्र, वरुण, सूर्य और अग्नि है, इनको पहले पूजा जाता था, लोग इसे पूजते थे इन्हें। अब देखिए लेटर वैदिक पीरियड में क्या हो रहा है कि इनका जो महत्व है, इनकी जो इम्पोर्टेंस है, बहुत ज़्यादा कम हो चुके हैं यहाँ पे। प्रजापति बिकेम सुप्रीम। अब देखिए जो राजा है, लोग उसे ही फॉलो करते हैं। राजा जिस धर्म को अपनाएगा, लोग उस धर्म को अपनाएंगे, या लोग राजा को ही अपना भगवान मानने लग गए थे। उसके बाद देखिए विष्णु केम टू बी कंसीव्ड एज द प्रिजर्वर एंड द प्रोटेक्टर ऑफ द पीपल। अब देखिए जो भगवान विष्णु है वो लोगों के संरक्षक और रक्षक के रूप में जो है वो पूजे जाने लग गए। अब देखिए यहाँ पे विष्णु जो है, भगवान विष्णु, इनकी इंपॉर्टेंस यहाँ पे ज़्यादा होने लग गई। सम ऑफ द स्पेशल ऑर्डर came to have their own deities. Example, Pushan, responsible for the well-being of the cattle, become the god of Shudra. अब देखिए जो शूद्र हैं उनके जो भगवान हैं वो किसे मानते हैं? पुशन को। पुशन कौन है? जिन्होंने मवेशियों की रक्षा की थी। अब देखिए जो मवेशी हैं, जो जानवर हैं, उनकी रक्षा करने के लिए, ठीक है, जो पुशन है, उन्हें पुशन ने जो मवेशी थे उनकी रक्षा की थी, जो शूद्र के आगे जाके क्या बने? भगवान बन गए, ठीक है। उसके बाद देखिए टुवार्ड्स द एंड ऑफ द पीरियड बिगेन ए स्ट्रॉन्ग रिएक्शन अगेंस्ट द सैक्रिफिशियल कल्ट एंड रिचुअल्स विद द कंपोजिशन ऑफ द उपनिषद विच वैल्यू राइट बिलीफ एंड द नॉलेज मोर देन एनीथिंग एल्स। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जब उपनिषद बनाए गए, जो उपनिषदों की जब रचना की गई, तो उसमें ये बताया गया कि जो यज्ञ के दौरान जो बलि दी जाती थी, जब सैक्रिफाइसेस किए जाते थे, वो बिल्कुल बेकार है, उसे हटाना चाहिए। उसकी जगह पे हमें जो राइट नॉलेज है, जो राइट जो बिलीफ है, यानी कि जो सही विश्वास है, सही ज्ञान है, उसे लेके आना चाहिए। उपनिषदों में ये कहा गया है कि जो हम सैक्रिफाइसेस करते हैं वो बिल्कुल बेकार के, ऐसा नहीं करना चाहिए। उसकी जगह पे हमें क्या है, जो एक अच्छा ज्ञान, यानी कि एक अच्छी नॉलेज और सही विश्वास हमारे अंदर होना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये था आज का लेक्चर। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए चैनल को। तो डेली वीडियो PDF के लिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दे रखा है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।